आज एक ऐसी समस्या को लेकर आपके बीच में आए हैं जहां पूरा देश नज़र लगाए हैं, जहां पूरे देश के राजनीतिक फिर से वहां खड़े हो गए हैं। फिर से उसी विषय पर चर्चा होने लगी है जो कभी पश्चिम बंगाल में हमेशा किसानों की बात हुआ करती थी, किसानों के इर्द गिर्द चुनाव घूमा करता था। कभी वहां पर माओवादियों के द्वारा उठाए गए नंदीग्राम से जो चुनाव अभियान उठता था उस पर पूरा पश्चिम बंगाल काम करता था। लेकिन वर्तमान की बात करें तो पश्चिम बंगाल की हवा, दिशा सब बदल गए हैं। वहाँ ऐसा कुछ नहीं है जो वर्तमान में कह सकें कि वहाँ के चुनाव वास्तव में जनता की समस्याओं के हल के लिए हो रहे हैं, बल्कि वर्तमान के मौजूदा हालात पर नज़र डालते हैं तो वहाँ के चुनाव केवल और केवल धर्म के बीच आकर खड़े हो गए हैं। नमस्कार मित्रों, मैं हूं मुकेश कोरी और आप देख रहे हैं कोली न्यूज़ चैनल। अभी तक हमारे चैनल को किसी भी मित्र ने सब्सक्राइब ना किया हो, सबसे पहले वो वीडियो के नीचे जाकर सब्सक्राइब बटन पर सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के साथ ही बेल आइकन पर भी क्लिक कर दें जिससे हमारी पड़ने वाली प्रत्येक अपडेट सबसे पहले आपको प्राप्त हो। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ पश्चिम बंगाल की, जहाँ पश्चिम बंगाल में चरम पर चुनाव शुरू हो गया। 2009, 2011, 2016 और उसके पहले अगर इतिहास के चुनावों पर नज़र डालें तो पश्चिम बंगाल में चुनाव हमेशा और हमेशा जनता की समस्याओं को लेकर होता रहा है, नक्सलवादियों को लेकर होता रहा है। उनकी समस्याओं को निपटाने को लेकर केंद्र बिंदु पर चुनाव लड़ा गया। ये पहला ऐसा पल है जहां केंद्र से ओतप्रोत प्रभु श्री राम के इर्द गिर्द पश्चिम बंगाल में चुनाव देखने को मिल रहा है। केंद्र की राजनीति हमेशा एक ध्यान पर केंद्र पर आकर टिकी हुई है कि समाज की नब्ज़ केंद्र ने पकड़ ली है कि इनको विकास के मुद्दे से कोई लेना देना नहीं है, इन्हें रोज़गार से कोई मतलब नहीं है। इन्हीं चर्चाओं के बीच में इतिहास के पन्नों पर अगर नज़र डालते हैं तो पश्चिम बंगाल में सन 1967 1967 में कांग्रेस के मुख्यमंत्री हुआ करते थे प्रफुल्ल चंद्र सेन के खिलाफ उनके ही मंत्री चुनाव लड़े थे अजय मुखर्जी जी। अजय मुखर्जी जी ने उनको हरा दिया था और उसी समय से पश्चिम बंगाल में कांग्रेस के दरवाजे पश्चिम बंगाल की जनता के लिए बंद हो गए थे। ठीक उसी प्रकार से पश्चिम बंगाल में फिर 2011 में इतिहास के पन्ने पलटे, इतिहास के पन्नों में दर्ज हुआ। वहाँ पर जो वामपंथी मुख्यमंत्री थे बुद्धदेव भट्टाचार्य के खिलाफ उनके ही सचिव ने चुनाव लड़ा, मनीष गुप्ता जी, और मनीष गुप्ता ने उनको हरा दिया। उसके बाद वो भी इतिहास के पन्नों में दर्ज हो गए, वामपंथी सरकार वहाँ गिर गई और अब संघर्ष करती नज़र आ रही है। इसी दौरान क्या अब वहाँ इतिहास फिर बदलेगा? क्या 2021 बंगाल के लिए फिर गवाह होगा? सरकार गिरेगी या बनेगी? इस पे आज चर्चा नहीं हो रही है। चर्चा इस बात पर है जो वहाँ पर ममता सरकार, जो वहाँ की मुखिया हैं, उस पर जो जिस प्रकार से अचानक हमला हुआ है चुनाव प्रचार के दौरान, उन पर जो अटैक किया गया है, क्या वो अटैक पार्टी की ओर से प्रायोजित है या वो अटैक अनजान में हुआ है या वो अटैक भाजपा के द्वारा करवाया गया है? क्योंकि ये भाजपा के ही वहाँ के जो सांसद हैं, प्रदेश अध्यक्ष हैं, दिलीप घोष जी ने खुद स्टेटमेंट दिया था। उस स्टेटमेंट्स की वजह से टीएमसी कार्यकर्ताओं ने चुनाव आयोग में शिकायत दर्ज कराई है और न्याय की मांग की है और न्याय दोनों ही पक्ष के लोग मांग रहे हैं। लेकिन जिस प्रकार से वहाँ घटना घटी है, चुनाव का परिवेश बदलने की पूरे आसार हैं। चुनाव किस ओर जाएगा ये भी कहना मुश्किल है। लेकिन जब ममता बनर्जी चुनाव पर पुनः लौटेंगी, हमले होने के बाद वो पैदल तो चल नहीं पाएंगी। स्वाभाविक है कि उनके पैर की हड्डी के टखने की हड्डी टूट गई है, उसमें लंबा घाव है। अब वो अगर चलती हैं तो व्हील चेयर के माध्यम से चलेंगी, अपने सहयोगी सपोर्टर के सहयोग से चलेंगी या बैसाखी के माध्यम से चलेंगी। तो इस प्रकार से क्या वो सहानुभूति जनता की पा पाएंगी? क्या वहाँ पे पश्चिम बंगाल में ममता सरकार पुनः बनेगी? इन सब का फैसला तो जनता को करना है और इसका परिणाम 2 मई को आएगा। लेकिन जिस प्रकार से ये हमला हुआ है, हमला होने से निश्चित ही केंद्र सरकार घेरे में आई है। भाजपा के जो वहाँ के धरातल के नेता हैं, उन्होंने कहा कि ममता बनर्जी रंग बदलने में बहुत माहिर हैं, हारते हुए चुनाव की सहानुभूति पाने के लिए उन्होंने ऐसा किया।
इस हमले के पीछे कौन खड़ा है, इसकी जांच चुनाव आयोग करवाएगा कि नहीं करवाएगा। कुछ लोग ये कहते हैं क्या सीबीआई की जांच ममता सरकार करवाएगी, क्योंकि सरकार तो उन्हीं के, प्रशासन तो उन्हीं के हाथ में है। इस प्रकार से वहाँ जो चुनाव की राजनीति मंदिर मंदिर से निकलकर हमले पर आकर गिर गई है। इस हमले के पीछे वो 5 कौन लोग थे जिन्होंने उनकी गाड़ी का दरवाज़ा बंद किया। भीड़ इतनी अधिक थी, चुनाव प्रचार पे जा रही थी, गाड़ी के अंदर जैसे ही वो बैठी हैं, भीड़ के जोश में वो 5 लोग कहाँ से आए, उन्होंने एकदम दरवाज़ा बड़ी तेज़ी से बंद किया और उनके पैर, दाहिने पैर की जो हड्डी थी, नीचे टखना था, वो पूर्णतः चोटिल हो गया और उसके साथ ही वो दरवाज़ा इतनी तीव्र गति से बंद हुआ था, कंपन इतना तीव्र था कि उनके चेहरे पर लगा, चेहरे के साथ गर्दन पर चोट आई और छाती में धमक लगी, जिससे उनको सांस लेने में दिक्कत हुई। जैसे ही उन पर हमला होता है, पश्चिम बंगाल के उनके समर्थक, उनके कार्यकर्ता भड़क जाते हैं। भड़कने के साथ ही वे रेलवे को ठप कर देते हैं, जनजीवन अस्त व्यस्त कर देते हैं, ट्रैफिक बंद हो जाता है। और वो जिस कोलकाता के अस्पताल में भर्ती है उसका नाम है SSKM। शायद इस अस्पताल को कोई ना जानता हो, लेकिन इस चुनाव में वहाँ पर सब जान गए कि SSKM कौन है, क्या है, कौन सा अस्पताल है, सरकारी है कि प्राइवेट है, सब चुनाव के चर्चा में है। वहाँ पर कितने मंदिर हैं, वहाँ पर कितनी मस्जिदें हैं, वहाँ पर कितने हिंदू हैं, वहाँ पर कितने मुसलमान हैं, वहाँ पर कितने दलित हैं, इन सब पर राजनीति आकर टिक गई है। लेकिन यहाँ अब राजनीति की बात ना करते हुए हमले की बात है कि हमला आखिर कैसे हुआ, वो 5 लोग कौन थे और हमला क्यों हुआ या हमला क्यों करवाया। इन सभी प्रश्नों का जवाब तो जनता देगी ही, वो आप देखते रहें। हमारा तो केवल ये था कि राजनीति इतनी घिनौने स्तर पर क्यों उतर आई है कि अब एक दूसरे की जान देने पर भी अटकी हुई है। अगर हम केंद्र की बात करते हैं, अगर इतिहास के पन्नों पर अगर हम ध्यान दें तो हिला देने वाली घटनाएं तो ऐसी होती रही हैं जिनके आड़ पर केंद्र ने सरकार भी बनाई है। आने वाले समय में क्या सीधे लोग राजनीति नहीं कर पाएंगे? आने वाले समय में क्या सीधे लोग केवल शब्दों पर ही राजनीति करेंगे? धरातल पर उनकी उतरने की हिम्मत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि ये घटना ही इतनी मर्माक, दर्दनाक और इतनी हैवानियत होता जा रहा है। चुनाव इतिहास के कुछ पन्नों को कुरेदने का प्रयास करते हैं, आपको कुछ बताने का प्रयास करते हैं। इस हमले से पहले चुनाव में सबसे पहले बंगाल में गरीबों की बात हुआ करती थी। जैसा कि हमने आपको आंकड़े बताए कि 2011 का चुनाव हो, चाहे 1967 का चुनाव हो, जब भी वहाँ परिवर्तन हुआ है, मुख्यमंत्री अपनी सीट हारे हैं। क्या ये इतिहास फिर दोहराया जाएगा, ये 2 मई का दिन ही बताएगा। लेकिन वहाँ पर जिस प्रकार से विधानसभा के चुनाव पर अगर बात की जाए तो विधानसभा के चुनाव में चाहे 2009 का विधानसभा का चुनाव हो, चाहे 2011 का चुनाव हो, चाहे 2016 का चुनाव हो, वहाँ पर भाजपा लड़ती हुई नज़र आई है। जीतने की कोई उम्मीद नहीं दिखी है, क्योंकि वहाँ पर भाजपा को 5,000 से लेकर 10,000 के अंदर ही वोट मिले हैं, जो उसके लिए अच्छे संकेत नहीं हैं। अब ये हमला कितना प्रभाव डालेगा चुनावों पे, ये तो चुनाव शुरू हो चुका है, धीरे धीरे सुर्खियों में रहना अभी तो ये शुरुआत है। क्या और भी इस प्रकार के हमले किए जा सकते हैं? अब अगला टारगेट कौन होगा? क्या वहाँ का प्रशासन मान चुका है कि ममता सरकार हटने वाली है, या वहाँ का प्रशासन दुविधा में पड़ा हुआ है कि बात माने तो माने कसकी? क्योंकि अगर फिर से सीएम बनती हैं, अगर वहाँ के अधिकारी या प्रशासन उनकी बात नहीं मानी तो उनकी नौकरी जा सकती है। अगर मानते हैं और धोखे से अगर सरकार बदल जाती है, केंद्र के चेहरे पे जो चुनाव हो रहा है, अगर वहाँ भाजपा अगर सत्ता में आती है तो उनको वो भी डर सता रहा है, वो भी अपने भविष्य को देख रहे हैं। तो अधिकारी और प्रशासन और कर्मचारी दुविधा में है, और इस दुविधा का सबसे बड़ा विषय बिंदु अगर लौट घूम कर अगर आता है तो चुनाव आयोग पर गिरता है, क्योंकि चुनाव आयोग ने 9 मार्च को वहाँ का डीजीपी को हटा दिया था। जैसे ही डीजीपी वहाँ हटाते हैं तो 10 मार्च को दिलीप घोष का एक स्टेटमेंट आता है। उस स्टेटमेंट की वजह से ही टीएमसी भाजपा पर हावी हो गई है। दिलीप घोष जो भाजपा के सांसद हैं, उन्होंने कहा था कि आप समझ जाएंगे 5 बजे के बाद क्या होने वाला है।
ये हमला ऐसे समय पर हुआ है, एक तो उनकी एज इतनी अधिक है, 67 उम्र की हैं, एक तो वो महिला हैं, एक ऐसी महिला हैं जो मुख्यमंत्री रहते हुए आज तक पेंशन नहीं लेती हैं, कभी कपड़ों का शौक़ नहीं रखती हैं, सीधे हवाई चप्पल में समस्याओं को निपटाने का प्रयास करती हैं और जनता की बहुत लोकप्रिय चेहरा हैं। लेकिन कुछ ऐसे भी समावेश होते हैं, जितना भी प्रयास करे सबकी इच्छाएं पूरी नहीं की जा सकती। अगर विकास दर की बात की जाए तो कोलकाता आज वर्तमान के समय में जहाँ जहाँ भाजपा की सरकार है, वहाँ की सरकारों की तुलना करके अगर कलकत्ता की तुलना की जाए तो कलकत्ता विकास स्तर में सबसे आगे है। अगर लोकसभा की बात की जाए तो वहाँ पर ममता सरकार को लोकसभा में 28 सीटें मिली हैं और भाजपा को लोकसभा में 18 सीट मिली हैं। इन सभी बातों को आपने बड़े ध्यान से सुना, बड़े धैर्य से हमारे साथ बने रहे, उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत बधाई। और इसी प्रकार से आप हमारे साथ जुड़े रहें, करंट खबरों से रूबरू होते रहें, इसके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। जय भारत, जय भीम।